नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में। मैं आपके साथ मनीष और हम लोग हिस्ट्री की सीरीज चला रहे थे। उस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। हम हिस्ट्री की सीरीज में इसी तरीके से चल रहे थे कि हम क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है। और भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म ओपन है आपके कमेंट्स के लिए भी। आप टेलीग्राम चैनल में भी ये बात पूछ सकते हैं। तो हम लोग पिछले बार जब चर्चा कर रहे थे तो हमने जाना था कि किस प्रकार से अंग्रेज आ चुके हैं। 1613 में उनकी अपनी फैक्ट्री स्थापित हो गई है। फ्रांसीसी आ गए हैं 1664 में। पुर्तगाली, डच, डेंस सब यूरोपीय शक्तियां भारत में हैं और धीरे धीरे शक्तियां जो हैं वो आपस में भिड़ रही हैं, समाप्त हो रही हैं। लास्ट में अंग्रेज और फ्रांस बसते हैं और लास्ट में जब वांडीवास का युद्ध हो जाता है 1760 में, तो केवल अंग्रेजों की सत्ता प्रॉपर हो जाती है। 1763 में जब पेरिस की संधि हो जाती है तो उसके बाद तो प्रॉपर अंग्रेज कब्जे में पूरे भारत को लेना चालू कर देते हैं और इस चीज की प्लानिंग बनाने लगते हैं कि भारत में अब किस प्रकार से अपनी जो सत्ता है उसको विस्तारित किया जाए, बढ़ाया जाए। इस प्रकार से अंग्रेज करते हैं। एक मैं चीज आपको बताता हूँ, अंग्रेजों की बहुत अच्छी पॉलिसी रहती थी। क्या रहती थी कि वो किसी को युद्ध करते थे तो युद्ध करने के बाद जो संबंधित राजा है उसको हरा देते थे, लेकिन उसको पुनः वो राजपाट दे देते थे, लेकिन उससे बकायदा युद्ध का हर्जाना लेते थे और एक संधि कर लेते थे। तो ये आप रणनीति उनकी देखेंगे, युद्ध करेंगे वो, युद्ध का हर्जाना लेंगे, फिर संधि करेंगे और फिर संधि अगर टूट जाती है तो फिर वो उस राज्य पे कब्जा करेंगे। इस प्रकार से उनकी पूरी रणनीति चलेगी। लेकिन अगर उनको लगता है कि संधि अगर टूट गई है और राज पर कब्जा करना अभी ठीक नहीं है तो पुनः दूसरी संधि कर लेंगे। लेकिन जब तक पूरा माहौल नहीं समझ जाते थे वो, तब तक वो किसी प्रकार से राज पर कब्जा नहीं करते थे। है ना। बहुत समय उन्होंने लगाया, धीरे धीरे सारे गुणा भाग लगाकर उन्होंने भारत पे अपनी सत्ता स्थापित की थी। है ना। भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था राजाओं में। मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। जैसे 1700 के आसपास औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1701-2 के आसपास। तो आप देखेंगे कि अगले जो मुगल आते हैं वो उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं कि वो भारत को बांध सकें। धीरे धीरे वो नवाब भी इधर उधर डिक्लेयर कर देते हैं और नवाबों के माध्यम से वो कोशिश करते हैं कि वो सत्ता चलाएंगे। लेकिन कोई भी हो नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा आपको, सत्ता अगर चलानी है। तो उस समय फर्रुख सियर होते हैं। फर्रुख सियर मुर्शीद कुली खां एक व्यक्ति होते हैं, उनको वो बंगाल का बकायदा गवर्नर बनाकर भेजते हैं। बंगाल क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर पर्याप्त कृषि होती थी। गंगा का दोआब है, ब्रह्मपुत्र का दोआब है, तो यहाँ पर पर्याप्त कृषि होती थी और उस समय कृषि ही आय का सबसे बड़ा साधन होता था। है ना। तो आय का जब सबसे बड़ा साधन होता था तो बंगाल का क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे सारी यूरोपीय शक्तियां बंगाल की ओर अब धीरे धीरे आ रही हैं। कोई भी हो, पुर्तगाली हो, आप फ्रांसीसी हो और आप अंग्रेज देख सकते हैं। तो इस प्रकार के सब लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे सब लोग अब बंगाल की ओर बढ़ना चालू कर दिए हैं। बंगाल की ओर धीरे धीरे वो सत्ता को बढ़ा रहे हैं। तो कुछ चीजें हम लोग समझ लें। मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो मुगल सम्राट कौन थे? फर्रुख सियर थे। फर्रुख सियर ने फर्रुख सियर ने इनको नियुक्त किया था और बकायदा एक तरीके से गजट नोटिफिकेशन नहीं होता, बकायदा गजट तरीके से जो उनका उस समय चलता था लिखित कि मैं महाराज ये आदेश देता हूँ कि यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। तो इस तरीके से गवर्नर बनाकर मुर्शीद कुली खां को वहां पे बंगाल का भेजा था इन्होंने। मुर्शीद कुली खां जब बंगाल गए तो मुर्शीद कुली खां ने सबसे पहला जो काम किया वो किया कि राजधानी जो ढाका थी, ठीक है, उसको चेंज करके, ये ढाका इधर कहीं पड़ता है, तो इसको चेंज करके आप मुर्शिदाबाद करके ये मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद ये चेंज किया। ठीक है। मुर्शीद कुली खां के बाद उनके बेटे आते शुजाउद्दौला या कुछ करके नाम रहता है उनका। लेकिन उसके बाद अलीवर्दी खां आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम नहीं है, लेकिन जो सिजाउद्दौला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है। इसको नाम याद कर लीजिएगा। मुर्शीद कुली खां याद करिएगा और सिजाउद्दौला। बस आपको कहानी पता होनी चाहिए बीच में कि हाँ एक दो लोग आए थे बस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल नहीं है इतिहास में। सिजाउद्दौला आए थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि बात ये होती थी कि जो अंग्रेजी कंपनी थी, ठीक है,
तो राजा ने उनसे कह दिया था, सुल्तान के माध्यम से वो अपना एक बना लाए थे, उन्होंने एक संधि कर ली थी सुल्तान के साथ। सुल्तान ने आदेश दे दिया था कि जो अंग्रेज हैं वो एक वार्षिक कर की वृद्धि देंगे, वार्षिक कर के रूप में दे उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देने के लिए बोल दिया था अंग्रेजों को, और कहा था कि पूरे भारत में इनका टैक्स जो है वो फ्री रहेगा। तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज अपनी गाड़ी में ही भारतीयों का भी सामान ले जाते थे। टैक्स फ्री हो जाएगा तो सामान सस्ता हो जाएगा, सामान जब सस्ता हो जाएगा तो इससे बड़ा नुकसान हो रहा था बंगाल में रिवेन्यू में। तो क्या करते थे, सिराजुद्दौला करते हैं कि नहीं नहीं ये व्यवस्था हम नहीं चलने देंगे। तो अंग्रेज दिखाते हैं, कहते नहीं नहीं हमको मुगल जो सम्राट हैं उन्होंने ऐसा ये आदेश दिया था, ऐसा है वैसा है। तो सिराजुद्दौला ने कहा नहीं तुम गलत कर रहे हो, दूसरों का सामान ले जाते हो साथ में। तो कुछ प्रकार की गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया, गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया। तो सिराजुद्दौला को गुस्सा लगी, तो उसने गुस्से में आकर जो वहां के अंग्रेज थे उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया। उसको ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। इसको ये घटना हुई थी 20 जून 1756। ये याद रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ क्यों ये याद रखिएगा, इसके एक साल बाद होता क्या है। तो यहाँ पर ब्लैक होल, एक छोटे से कमरे में सारे अंग्रेजों को बंद कर देते हैं, तो काफी अंग्रेज जो है वो मर जाते हैं इसमें। तो उस समय के एक इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन, इनका नाम याद रखिएगा, गुलाम हुसैन का। कभी कभार यूपीपीसीएस में 4-5 साल में एक बार सवाल पूछ लेता है, तो आप ये एक फैक्ट याद रखिएगा। इनकी एक किताब है सियार उल मुत्तखरीन, ठीक है। तो ये जो किताब है, इस किताब में इन्होंने चर्चा की है कि नहीं इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी ब्लैक होल टाइप की। लेकिन अंग्रेजों ने इसको बकायदा बहुत बड़ा बोला कि नहीं इसको अंग्रेज सरकार कुछ करना चाहिए, भारतीयों ने ऐसा किया है और वैसा वैसा कुछ, जबकि अंग्रेजों ने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया था। इस प्रकार की चीजें वो अंग्रेजी संसद में उठाते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई और अंग्रेज सरकार कुछ नहीं कर रही। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों की जो सेना होती है उसी के एक सेना नायक होते हैं, साउथ में काम कर रहे होते हैं, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को तत्काल आदेश मिलता है, वो बंगाल के लोग रवाना होते हैं, बाकायदा वो प्लान करते हैं 1 साल तक। जो इनके साथी होते हैं, मतलब जो मीर जाफर होते हैं इनके सेना नायक, ठीक है, और एक राय दुर्लभ करके एक बड़ा जो धनाढ़ आदमी होता है बंगाल का, उससे मिलते हैं। तो ये उससे सलाह लेते हैं, मीर जाफर से लॉर्ड क्लाइव पहले बात कर लेते हैं कि युद्ध में ऐसा करिएगा, आप साथ मत दीजिएगा। इस प्रकार की कई सारी कहानियां जो होती हैं। तो प्लासी के युद्ध में 1 साल तक प्लानिंग चलती है और लास्ट में वो युद्ध का समय आ जाता है। तो आप देखिए 23 जून 1757, सिराजुद्दौला को लगा था कि उसने ये घटना कर दी, अंग्रेजों को सबक सिखा दिया उसने, लेकिन वो भूल गया था कि उसके ऊपर अंग्रेज भी हमला कर सकते हैं। वो निश्चिंत था, उसको पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है उसके पीछे, उसी के राज के लोग उसके साथ दगा कर रहे हैं। तो वो निश्चिंत था, तो उसका उसने खामियाजा भुगता। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ठीक है ना, लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को पीट दिया गया बहुत, और यहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कुल मिलाकर ये युद्ध एक तरीके से हुआ नहीं था, क्योंकि पहले से ही इसमें फिक्स था सब, इसमें सब पहले से ही फिक्स था, इसलिए ये युद्ध एक तरीके से माना भी नहीं जाता। मीर जाफर ने बीच युद्ध में ही राजा से कहा कि आप राजा जाइए, सेना जो है वो लड़ लेगी, और सिराजुद्दौला निकल जाते हैं बाकायदा पालकी वालकी में, और अपना युद्ध छोड़ देते हैं युद्ध का मैदान। तो एक तरीके से वैसे ही मनोबल गिर जाता है सेना का, और बिना लड़े ही एक तरीके से सेना पूरी युद्ध एक तरफा हो जाता है, क्योंकि आपका सेना नायक ही जब आपके साथ में नहीं है तो फिर क्या युद्ध होगा, ठीक है। लेकिन दो नाम याद आपको रख सकते हैं, तो आपको रखना चाहिए। एक मदन करके एक सैनिक था, और एक जो दूसरा सैनिक था वो मोहन लाल थे। इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। लेकिन आप कितना लड़ेंगे कोई भी, अगर साथी ही मतलब पूरी सेना ही आपके साथ में नहीं है, तो इस प्रकार से युद्ध किया जा सकता है। लेकिन प्लासी के युद्ध ने यह तय कर दिया कि अंग्रेज जो है वो अब धीरे धीरे भारत पे कब्जा करने वाले हैं। तो वास्तविक जो शक्ति है ना, लॉर्ड क्लाइव ने वो धीरे धीरे बना दी थी, लॉर्ड क्लाइव ने वो धीरे धीरे उस शक्ति को बना दिया था। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं 1757, 1760 के आसपास वांडीवास का एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध।
ये फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य होता है, ठीक है। फ्रांसीसी और इंग्लिश के मध्य होता है, और इसमें फ्रांस जो है वो हार जाती है। फिर 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है, आपको मैंने पढ़ाया भी था पहले। तो उसके बाद तो पूरी तरीके से फ्रांस जो है अपनी हथियार डाल देता है। तो वैसे भी वाणिनिवास के बाद तो फ्रांस की शक्ति बहुत कम हो जाती है। तो अब अंग्रेज पूरी तरीके से हावी हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये कहते हैं कि अब बंगाल पे हमको कब्जा करना है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ये आपको याद रखना है डेट, ठीक है ना। आपको प्लासी का, आपको एक जानकारी दो, प्लासी का मैदान जो है ना, ये देखिए, ये बंगाल है। बंगाल के पास यहाँ हुगली नदी जब आती है तो यही पास में है प्लासी, ठीक है ना, बंगाल में ही, ठीक है। तो ये एक सवाल मैंने कहीं देखा था, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि किस नदी के किनारे है, तो ये जो है आपकी गंगा के किनारे ही स्थित है। ये जो मैदान है आपका गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। तो 22 अक्टूबर 1764, ये डेट है बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध बकायदा टैक्टिक वाला युद्ध था। अंग्रेजों ने बकायदा पूरा दिखाया पावर अपनी, तो किस प्रकार से युद्ध कर सकते हैं। तो इसमें एक तरफ पार्टी थी मीर कासिम, सिराज सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना। ये सिराजुद्दौला है, ये सुजाउद्दौला है, दोनों में अंतर। ये अवध के नवाब है, ठीक है, ये बंगाल के थे, ये अवध के हैं। शाह आलम द्वितीय ये राजा हैं, सुल्तान है, दिल्ली से भगा दिए गए वहां से। और मीर कासिम है, ये मीर कासिम है जो बंगाल में है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है तो मीर जाफर को जो अंग्रेज हैं वो राजा बना देते हैं। मीर कासिम इनके साथ होता है, अंडर में इनकी मदद करने वाला। तो मीर जाफर समझ जाता है अंग्रेजों को कि हम इसको इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, तो मीर कासिम को वो राजा बना देते हैं। मीर कासिम को जल्दी समझ में आ जाता है कि अरे अंग्रेजों की शर्तें तो बड़ी खतरनाक हैं, वो भी उनके साथ टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो मीर कासिम थोड़ा सा विद्रोह करने वाला आदमी था। उसने जो मुर्शिदाबाद राजधानी थी उसको चेंज करके मुंगेर कर दिया। लेकिन होता क्या है, अंग्रेजों को तो पता ही था कि विद्रोह कर रहा है, तो फिर वो मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बना देते हैं राजा। तो मीर कासिम चले जाते हैं अपने अवध के नवाब के पास। वहां पर पहले से शाह आलम द्वितीय आराम कर रहे हैं अवध में, अपने मित्र के यहाँ, अवध के नवाब के यहाँ मित्र कर अपने आराम कर रहे हैं। तब ये तीनों लोग इकट्ठा होते हैं। मीर कासिम कहते हैं मुझको बहुत पीट पीट के मारा है अंग्रेजों ने, चलिए हेल्प करिए कुछ हमारी। तो कहते हैं अच्छा ऐसा है कि चलो चलते हैं। ये भूल गए थे कि ये अंग्रेज जो हैं वो कितने पावरफुल हैं, और उनके पास पावरफुल ही नहीं, बकायदा वो प्लानिंग के साथ चलते हैं। ये बिना प्लानिंग के साथ युद्ध करने चल दिए। और अंग्रेजों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो, ये नाम याद रखिएगा। और उस समय बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। मैंने आपको बताया ना, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर पुनः बना दिया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर थे उस समय वेंसी टार्ट, ये अंग्रेजों की तरफ से थे, वेंसी टार्ट, ठीक है। 1764 में वेंसी टार्ट थे, 1765 में आपके लॉर्ड क्लाइव फिर आएंगे, ठीक है। लेकिन 1764 में वेंसी टार्ट थे, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी सवाल पूछ ले तो लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर नहीं, वेंसी टार्ट है, ये तो कम से कम याद रखिएगा। या ये ही याद रख लीजिएगा कि लॉर्ड क्लाइव नहीं थे। जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो लॉर्ड क्लाइव ही डालेगा यहाँ पर, ठीक है। वेंसी टार्ट डालने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना यहाँ पर। तो मेजर हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से सेना का लीड कर रहे थे, और बंगाल के नवाब जो थे मीर जाफर थे, और बंगाल का जो गवर्नर था वो वेंसी टार था अंग्रेजों की ओर से, ठीक है। बहुत मारा जाता है, बहुत बुरी हार होती है। फिर इलाहाबाद की संधि की जाती है शाह आलम द्वितीय के साथ, अवध के नवाब के साथ। 12 अगस्त 1765 फरमान के द्वारा बंगाल कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी जाती है, ठीक है। दीवानी मामले मतलब जो जमीन वमीन के जो मामले होते हैं वो दे दिए जाते हैं। और कंपनी राजा को 26 लाख रुपए सालाना देगी। तो कंपनी भी कह दे, कंपनी ने भी राजा से सहमति ले ली कि हम आपको 26 लाख देंगे। सोचिए, युद्ध भी हरा दिया, चाहते तो कुछ नहीं देते, लेकिन एक मतलब संधि बनाने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए कि हम देखिए बड़े नियम कानून से चलते हैं, इस प्रकार से अंग्रेज काम कर रहे थे। तो अब ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर समझेंगे इस चीजों को, तो आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं,
पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें है कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है ना, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, ये शब्द याद रखिएगा। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, सॉरी गवर्नर कौन था, मुगल सम्राट ने किसको नियुक्त किया था, मैंने आपको बताया था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां इसके थे। मुर्शीद कुली खां का जो लड़का था वो शुजाउद्दीन था, और उसके बाद उसके अगले जो पार्ट के रूप में, पीढ़ी के रूप में आता है अलीवर्दी खां है, और अलीवर्दी खां के बाद सिजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला। ठीक है, ये क्रम था। ठीक है ना, तो आपको नाम याद रखना है। वैसे ये दोनों नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मुर्शीद कुली का याद रखिएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, वो मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये सिंपल सवाल ही आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते। सी 1757। ठीक है ना, इसके क्या कारण थे, क्यों हुआ, कारण क्या थे, इसको युद्ध क्यों नहीं माना जाता है, ये सब मेन से संबंधित है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए, इससे आपका प्री का जो एग्जाम है, आपके जो कथन कारण वाले सवाल है वो निकल सकते हैं। ये देखिए, इंग्लैंड की इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैनिक सफलता मानी जाती है। तो प्रथम सैनिक सफलता कौन सी थी, यही थी प्लासी का युद्ध। कब लड़ा गया था आपको पता होना चाहिए, 23 जून 1757। ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ये डेट नहीं भूलना है, ये डेट पे सवाल आ, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, कथन कारण में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इतना ही आता है सवाल, टॉपिक्स उतना ही है, मटेरियल उतना ही है, बस उसी से घुमा फिरा कर ऊपर नीचे करके आंसर्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, निम्न में से किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये 1 से 12 कभी पूछा था, उसके बाद तो नहीं आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यूपीपीसीएस पुराने क्वेश्चन से पूछ लेता है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला था रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसने भारत में वास्तविक शक्ति जो है धीरे धीरे अंग्रेजों की लॉर्ड क्लाइव ने ही बढ़ाई थी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, तो रॉबर्ट क्लाइव, इसमें आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं ना, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ठीक है, कहीं कार्नवालिस आप बोल सकते हैं, डुप्ले बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो है ना रॉबर्ट क्लाइव होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये सिंपल सिंपल से वन लाइनर जो क्वेश्चन है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। आधिपत्य की स्थापना किससे हुई थी, तो उन्होंने प्लासी के युद्ध से की थी। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, उससे तय हो गया था कि अब अंग्रेज जो है वो शासन करने वाले हैं, और 1764 जो है ना वो मोहर लगा देता है, ये मोहर लगा देता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा प्लासी और बक्सर में। ठीक है ना, पहला युद्ध प्लासी का हुआ था। कई कथा जो इतिहासकार है वो बक्सर को मानते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना। एनसीईआरटी बोलती है कि प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों ने ये अपना जो है ना झंडा गाड़ दिया था भारत में, कि अब वो आ रहे हैं, और 1764 में वो उनका जो प्रयोग था 1757 वाला, उस पर फाइनल मोहर लग जाती है बक्सर के युद्ध में। ठीक है, आगे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, यह आपको पता होना चाहिए ना। अभी मैंने अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि पहले मीर जाफर को बनाया, फिर मीर जाफर से बात नहीं बन रही तो मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम को लगा कि हम तो अंग्रेजों के साथ कोई पैचअप कर ही नहीं पा रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा संधियां करते हैं, बहुत उनकी गंदी नीति है, बहुत गलत कर रहे हैं, तो मीर जाफर मुंगेर राजधानी कर देते हैं। लेकिन राजधानी बदलने से थोड़े ना कोई फर्क पड़ता है, तो ये एक तरीके से विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज फिर पुनः उठाकर मीर जाफर को बना देते हैं। तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। और अंग्रेजों की तरफ गवर्नर कौन था, अंग्रेजों का गवर्नर वो था वेंस्टार्ट। ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा नहीं गया इस पे सवाल, लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी। जिस प्रकार से पैटर्न हो रहा है, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा डीप जाने लगे हैं, आपको बहुत डीप नहीं जाना है। ठीक है, नहीं आप एक एक शब्द पढ़ने लगे, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो मीर जाफर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्राप्त प्रदान की, तो 1765 में दीवानी कौन प्रदान करेगा, जिसके पास बंगाल की दीवानी का अधिकार होगा वही तो करेगा। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, चलिए मुझे आंसर नहीं पता, तो इंग्लैंड के शासक ने, इंग्लैंड का शासक थोड़े ना यहाँ पर कर सकता है, बंगाल के जो नवाब होगा वो करेगा। तो इंग्लैंड का शासन तो ये जवाब हो जाएगा। बंगाल के नवाब, क्या बंगाल के नवाब को ये अथॉरिटी है,
जब सुल्तान जो है वो अगर है भारत में, तो क्या ये अथॉरिटी है बंगाल के नवाब को? बिल्कुल नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। जैसे कई जो सचिव होते हैं या नीचे अधिकारी होते हैं, वो कोई अथॉरिटी है क्या उनके पास कि वो किसी को कोई नियुक्ति पत्र दे दें? राज्यपाल के नाम से अगर गस्टेड ऑफिसर, तो राज्यपाल नियुक्ति पत्र देते हैं ना, या उनके नाम से ही नियुक्ति पत्र आता है, तो वो गस्टेड है। हालांकि उनके नाम पर देते सब सचिव ही है, लेकिन अथॉरिटी किसकी है? राज्यपाल की। तो किसने अथॉरिटी दी? शाह आलम द्वितीय ने, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, शाह आलम सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक्स जो आज मैंने पढ़ाया था, ओवरव्यू दिया था, तो उसी से संबंधित ये हमने सवाल भी कर लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं इतिहास में, और अभी आगे धीरे 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 बढ़ेंगे, और फिर स्पीड अप लाएंगे थोड़ा सा, सवालों में भी और कॉन्सेप्ट में भी, ठीक है। तो आज इतना ही है। नमस्कार।